प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए, नव वर्ष की शुरुआत हुई है और यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे, सफलताओं से भरा रहे, जीवन में नए आयाम, नई ऊंचाइयों को प्रदान करे। इस क्रम में मेरी पहली क्लास है आज, और मैं 1 और 2 का भी कवर कर रहा हूँ और साथ में 3-4 तारीख का भी कवर कर रहा हूँ। आज से अपडेट रहेगा आपका। तो आज की घटनाक्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ घटनाक्रम क्या है। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि तेजी से सबको शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक चीजें पहुंच सके। आइए, इस घटनाक्रम में पहली घटना आज की तारीख में क्या है, इस पर विचार करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 1621 में महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। दूरबीन की खोज की गई, ध्यान रखिएगा, 1621 में। सारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी जो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आ जाइए। 1894 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन किया। शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन किया किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, 1894 में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम खुला 1901 में। 1901 में शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम खुला। 1920 में अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हुआ। जो कॉलेज है उसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसमें कन्वर्ट हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU। उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। आइए, घटनाक्रम पर चलते हैं, एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। पहले घटनाक्रम में डॉक्टर जयशंकर 30 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पहली घटनाक्रम। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पर आ जाइए फटाफट। अब यहां से हम लोग एक बात को कलेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए नव वर्ष में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये हम लोग देखने चल रहे हैं। सारे विद्यार्थियों, जो आपको चीजें बताई जा रही है सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आगामी जो सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज हैं उनमें भी, और जो यूपी PSC के माध्यम से जो वैकेंसीज आती हैं उनमें भी, और सभी दूसरी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। यूपी सरकार ने यह फैसला शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया है। तो अगर कोई आपसे पूछा जाता है कि भाई पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे कहाँ हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका यही बन गया। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को OBC के लिए आरक्षित सीटों के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। क्योंकि राज्य ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया था, उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। कानून विभाग और शहरी विकास विभाग प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तैयार करेंगे। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ट्रिपल टेस्ट सर्वे। तो ये नाम याद रखिएगा, ट्रिपल टेस्ट सर्वे कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये पहली बार किया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। सारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आती हैं, इसलिए उनका एक नोट तैयार करते रहिए ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और भद्राचलम मंदिर समूह के तीर्थाटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आधारशिला रखी गई। इसका उद्देश्य इन मंदिरों में आधुनिक सुविधाओं के साथ इन्हें एक विकसित तीर्थ और पर्यटन स्थल बनाना है।
इन दोनों परियोजनाओं को पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत मंजूरी दी गई है। देखिए, अपने भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या किया गया है, तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और भद्राचलम मंदिर, ध्यान रखिएगा, तीर्थाटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आधारशिला रखी है। देखिए, मंदिर हो या कोई हमारे और ऐतिहासिक धरोहर हो, उन्हें संजोए रखने के लिए, उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए लोगों का आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से क्या होता है, एक तो स्थानीय लोगों की आय के संसाधन बढ़ते हैं, साथ ही साथ उस स्थान का भी महत्व बढ़ता है, लोगों का आवागमन होता है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सोच, हमारे विचार से भी लोग रूबरू और परिचित होते हैं। इसलिए भी ये उद्देश्य बहुत ही सार्थक होते हैं। तो आप ये नाम याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर किया है, तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा मंदिर है, रामप्पा मंदिर। और कौन सा मंदिर है, भद्राचलम, भद्राचलम मंदिर। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर सारी चीजें हैं। उसका उद्देश्य है कि हम पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत मंजूरी दी गई है। तो एक मंजूरी प्राप्त हुई है ताकि हम यहाँ पर मूवमेंट को बढ़ा सके, पर्यटन को बढ़ावा दे सके। सारे विद्यार्थियों, अगले घटनाक्रम पर आ जाइए। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपनी वार्षिक खरीद रिपोर्ट 2022 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी को जल और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया है। क्या कहा जा रहा है, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्या कहा कि वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी को जल तथा अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया है। तो एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस कंपनी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है किस क्षेत्र में, जल और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में। तो इसको याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, नववर्ष है, नए उत्साह के साथ पढ़िए ताकि जीवन की हर चीज पूरी हो सके। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के बैंकों की सेहत को लेकर भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इसमें सबसे दमदार बात यह है कि देश के बैंकों की सेहत सुधारने को लेकर आरबीआई ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो काफी उत्साहजनक हैं। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। आरबीआई ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि देश के बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार दिखने लगे हैं और इसके लिए इस आधार को ध्यान में रखना होगा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों की बैलेंस शीट की ग्रोथ 2 अंकों में आ गई है और ऐसा 7 साल बाद हुआ है। तो ये एक आरबीआई की अपनी आकलन है, एक रिपोर्ट है। तो आरबीआई तो आप जानते हैं कि बैंकों का बैंक है और इसका उद्देश्य ही है कि बैंक के संदर्भ में एक दृष्टिकोण को डेवलप करना, बैंकों की स्थितियों को समझना, ताकि बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। तो ये सारी चीजें आप उसी संदर्भ में दिमाग में रखेंगे। आइए अगले घटनाक्रम को देखते हैं, क्या हुआ है देश में। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 नए कैंपेन लॉन्च किए हैं। यह नए कैंपेन स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है। जो नए कैंपेन है, जो नए अभियान है, वो कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान ये है, और कौन सा है, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ये दोनों के नाम याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय इन दोनों कैंपेन का नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को जागरूक करना है। यह सभी आयु वर्ग, विशेष रूप से छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल भुगतान और इंटरनेट उपयोग में सक्षम बनाएगा। तो ये डिजिटलीकरण हो रहा है, उस संदर्भ में सारी चीजें हैं। तो दोनों अभियान याद रखिएगा। और केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी अध्यक्षता में 2 नए कैंपेन लॉन्च किए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा।
तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको माइंड में रखने से क्या होगा, चीजें हमारे संज्ञान में रहेंगी और बातें रहेंगी। कुल मिला के इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण का है, लोगों को जागरूक करना है, कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आ जाइए। एसबीआई फाउंडेशन ने हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण के सहयोग से एक परियोजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में 10 आपदा प्रवण गांवों में समान आर्थिक और पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है, जिसमें मौसमी परिवर्तन, कम बर्फबारी, अचानक बाढ़ और अप्रत्याशित वर्षा शामिल है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एसबीआई फाउंडेशन ने क्या किया है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण के सहयोग से ये संस्था है, एक परियोजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य चमोली के जो जिले हैं जोशीमठ ब्लॉक में 10 आपदा प्रवण गांवों में, जहां पर आपदा बहुत आती है, समान आर्थिक और पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देना है। और उत्तराखंड इन समस्याओं से गुजर रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में आ रही है। तो ये एक सत्य घटना है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कभी कम बर्फबारी हो रही है, कभी अचानक बाढ़ आ जा रही है, सभी आपदाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, मौसम में परिवर्तन भी दिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच में परियोजना की बात हुई है। अरे विद्यार्थियों, अगली खबर है हमारी। भारत में अधिकांश ग्रामीण आबादी डिजिटल बैंकिंग से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच डिजिटल बैंकिंग जागरूकता और ज्ञान को एक रहस्य उद्घाटन कहा जा सकता है। तो अभी जो भारत की जो शहरी और ग्रामीण आबादी है, बहुत तरह से डिजिटल बैंकिंग से परिचित नहीं है, पेमेंट्स को लेके नहीं क्लियर है, डर भी लगता है उन्हें कि कहीं हमारा पेमेंट कहीं और ना चला जाए, पैसा कहीं और ना चला जाए। उस संदर्भ में एक जानकारी आपको दी गई है। अगले घटनाक्रम पर आ जाइए और देखिए क्या कहा जा रहा है देश में। प्यारे विद्यार्थियों, नववर्ष चल रहा है, लक्ष्य निर्धारित करिए। इस साल आपको क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे प्लानिंग करनी है, अपने जीवन के तरीके स्वयं बनाइए। इसके लिए कोई आपकी मदद नहीं करने जा रहा। स्वयं लक्ष्य निर्धारित करिए, स्वयं उन्हें पूरा करिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थयात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी है। उन्होंने भद्राचलम के प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर में पूजा अर्चना की। मुर्मू जी ने कहा कि पर्यटन लोगों की आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो पर्यटन का एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर होता है कि आजीविका के अवसर को और आय को बढ़ाता है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इस पर मैंने आपसे चर्चा भी की थी। तो ये भद्राचलम मंदिर में, भगवान राम मंदिर में पूजा अर्चना की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगली घटनाक्रम पर आ जाइए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया केम इनटू फोर्स। तो याद रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड में महत्वपूर्ण पहचान शामिल की है। तो ये आपको मैंने पहले भी चर्चा किया है कि आईआईटी जो मद्रास है, इसके जो कार्य हैं वो बहुत सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर पर आ जाइए। सरकार ने प्रमुख दालों के लिए मुफ्त आयात नीति को एक साल के लिए 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। ये क्या है? प्रमुख दालों के लिए मुफ्त आयात नीति को, याद रखिएगा, परीक्षाओं में क्वेश्चन आना है इस तरह से। तो सरकार ने क्या किया है? प्रमुख दालों के लिए मुफ्त आयात नीति को एक साल 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। मार्च 2022 में सरकार ने 2 किस्मों की दालों के लिए मुफ्त
आयात नीति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। मुफ्त आयात नीति के तहत निर्दिष्ट दालों को बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के आयात करने की अनुमति है। भारत 2021-22 और 2025-26 के बीच म्यांमार से सालाना 0.24 मीट्रिक टन उड़द और 0.1 मीट्रिक टन अरहर का आयात करेगा। 2021 में भारत ने 2025 तक प्रतिवर्ष 0.05 मीट्रिक टन अरहर के आयात के लिए मलावी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी आपके लिए अच्छा प्रश्न तो यही हो गया कि जो है कहां से क्या चीजें हैं। तो 31 मार्च 2024 ये क्या है, ये आयात नीति के लिए है। किसके लिए? दालों की। दाल के बारे में याद रखिएगा, दाल, ठीक है। और कहां से हम लेते हैं? म्यांमार से लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने? 2026 की म्यांमार से 0.24 मीट्रिक टन उड़द और 0.1 मीट्रिक टन अरहर का आयात करेगा। तो म्यांमार, और कौन सा देश है इसके बाद ध्यान रखिएगा? मलावी। तो याद रखिएगा इन चीजों को, कौन सी चीजों के हम लोग कर रहे हैं। तो हम उड़द का कर रहे हैं और अरहर का कर रहे हैं। उड़द और अरहर, इन दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छा प्रश्न आपके लिए बनता है, ये आने वाले समय में इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इसका स्टैंडर्ड बड़ी परीक्षाओं के लिए ही हो सकता है, लेकिन आप तैयार रखें क्योंकि आजकल कुछ बड़ा और छोटा नहीं रह गया है, सब कुछ परीक्षाओं में आने लगा है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें देख के लगता है कि ये इतने स्तरीय प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। क्या मानसिकता रही होगी क्वेश्चन बनाने वाले की। आइए देखें, सेबी ने इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए सूचकांकों के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक विस्तृत नियामक रूपरेखा प्रस्तावित की है। इन नियामकों के अनुसार सूचकांक प्रदाता मूल देश में कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कानूनी इकाई होना चाहिए। इसके अलावा एक सूचकांक प्रदाता के पास न्यूनतम 25 करोड़ रुपए का नेट वर्थ होना चाहिए। साथ ही सूचकांक प्रदाता के पास सूचकांक प्रशासन में कम से कम 5 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सभी बातें क्या है, सेबी ने क्या किया है कि इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए सूचकांकों के प्रशासन में पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए एक विस्तृत नियामक रेगुलेटरी रूपरेखा प्रस्तावित की है कि कैसे होगा। तो उसमें कहा गया है कि जिनका मूल देश में एक कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कानूनी इकाई होना चाहिए, यानी उस देश के कंपनी एक्ट में या कोई इसी तरह की संस्था में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक सूचकांक प्रदाता के पास न्यूनतम 25 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। उसके बाद 25 करोड़ रुपए की एसेट होनी चाहिए। साथ ही साथ सूचकांक प्रदाता के पास सूचकांक प्रशासन में कम से कम 5 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। उस रेगुलेटरी के संदर्भ में कहा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इन 3 बातों को ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगले घटनाक्रम पर हम लोग चल रहे हैं और अगला घटनाक्रम क्या कहता है, देखिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है। बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल का नई दिल्ली में क्या किया है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम प्रहरी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह थे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ का प्रहरी ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है बीएसएफ का, इसका नाम है प्रहरी, प्रहरी ऐप। बस इतना याद रखिए, एक क्वेश्चन आपका यहां से मिलेगा। दक्षिण कोरिया में संक्रमण का एक अजीब मामला दर्ज किया गया है। यह मामला नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का है। यह इसका पहला मामला है जिसमें एक 50 वर्षीय कोरियाई नागरिक की दुर्लभ व घातक संक्रमण से मौत हो गई है। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के अनुसार संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए गए परीक्षणों से नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण उत्पन्न होने वाले संक्रमण को पाया गया है। देखिए दक्षिण कोरिया में क्या हुआ है, एक अजीबोगरीब मामला जो आया है वो किसकी वजह से है, नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का है। इसकी वजह से 50 साल के आदमी की मृत्यु हो गई है।
तो एक नए तरह की बात आपके सामने आई है। कहाँ आई है? साउथ कोरिया में आई है। तो ध्यान दीजिएगा, साउथ कोरिया में आई है। क्या है, कौन सा, किसके बारे में कहा जा रहा है? नेग्लेरिया आउलेरी, या इसे हम कह सकते हैं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एक प्रभावी व्यक्तित्व हैं और इन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। रिमोट वोटिंग को एक बहु निर्वाचन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग करके शुरू किया जाएगा। रिमोट वोटिंग जो वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही ईवीएम की सभी सुरक्षा विशेषताओं को बरकरार रखेगी। एक रिमोट पोलिंग बूथ से इस संशोधित ईवीएम द्वारा 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को नियंत्रित किया जा सकता है। आयोग ने 16 जनवरी 2023 को बहु निर्वाचन प्रोटोटाइप रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो रिमोट वोटिंग को क्या कह रहे हैं? एक बहु निर्वाचन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके शुरू किया जाएगा। तो एक नई प्रोसेस आने वाली है, रिमोट वोटिंग, इसे याद रखिएगा, अभी चर्चा में है और ये टेस्टिंग के दौर से सारी चीजें गुजर रही हैं। तो अभी राज्यों को आमंत्रण मिल रहा है, ढेर सारी बात चीजें होंगी, इसके बाद में फिर से मान्यता प्राप्त होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगली खबर क्या है? भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जारी रखेगी। लगातार दूसरे वर्ष भारतीय सेना की लद्दाख स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जारी रखेगी। परियोजना को जारी रखने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो एक ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कितने में 2022 और 23 के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जारी रखेगी। इस पॉइंट पे याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। वायुसेना ने क्या किया है? ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा अधिकारी के अनुसार सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। यह मिसाइल के एयर लॉन्च के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण था। तो ये ध्यान रखना है कि अभी क्या है? ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल, ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल, इसकी बात ध्यान रखना है, 400 किलोमीटर रेंज है। ठीक है, और ये क्या कहा जा रहा है? एयर लॉन्च के एंटी शिप संस्करण का ये परीक्षण था। इस उद्देश्य से ऐसा किया गया है। इसे सुखोई विमान से टेस्ट किया गया। सुखोई विमान से इसको टेस्ट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। यह रिपोर्ट संघ और राज्यों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है। इस रिपोर्ट में 10 खंड हैं और सड़कों की लंबाई और वाहनों की संख्या के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी शामिल की गई है। तो ये क्या है? अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है भारत में
सड़क दुर्घटनाएं 2021 के आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। तो ये आंकड़े बताएंगे कि किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़कों का आकार क्या है, लोगों के वाहनों की संख्या क्या है, ढेर सारी बातें इसमें चर्चा में आएंगी, इनके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। सारे विद्यार्थियों, घटनाक्रम से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जिनको दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। किस किस तरह के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट खबर को देख लें। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी हैट्रो की कोविड-19 ओरल दवा निर्माकॉम को WHO की मंजूरी मिल गई है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी हैट्रो की कोविड-19 ओरल दवा निर्माकॉम को WHO की मंजूरी मिल गई। तो नाम याद रखिएगा, निर्माकॉम। इसको किसकी मंजूरी मिली है? WHO की मंजूरी मिल गई है। और किस कंपनी की दवा है ये? हैटेरो। और किस संदर्भ में है? कोविड-19 के संदर्भ में है। और कैसी दवा है? ओरल है। ओरल माने मुंह से लेने वाली दवा को मुंह में हम लोग ले सकते हैं और उसके माध्यम से है। तो बहुत अच्छी बात है ये। सारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नए साल के नए क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनको फटाफट जवाब देना है आपको। आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। सही होगा या गलत होगा लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपको दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी मुंबई। फटाफट देख के जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलोर। कहां पर होगा? बंगलुरु। उसको याद रखिएगा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन। ठीक है, सारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चंस आप नोट करते रहें, दिमाग में रखते रहें। हालांकि अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए जो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया। इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान किया जाएगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण सेक्टर के शीर्ष नामांकित स्टार्टअप शामिल होंगे। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का देश G20 देशों के साथ साथ गेस्ट राष्ट्रों से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आइडियाज, स्टार्टअप्स आइडियाज को लेना और उन्हें सक्षम बनाना है। तो ये इसका पूरे G20 के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बंगलुरु में किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है और एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जितने भी समूह हैं और जो गेस्ट देश हैं उनसे भी नए आइडियाज को, नए स्टार्टअप्स को लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई? रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट मेट्रो सर्विस स्टार्टेड? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। यहाँ पर पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। याद रखिएगा। आने वाले वर्ष की परीक्षाओं में सारे प्रश्न आपको दिखेंगे, इसलिए हर चीज को गौर से, ध्यान से पढ़ना जरूरी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। कहाँ किया? ढाका में किया। कौन सी किया? पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। किसने किया? शेख हसीना ने किया। दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई। मेट्रो रेल 2030 तक पूरा होने वाली मास रैपिड ट्रांजिट को बांग्लादेश परियोजना का हिस्सा है। तो कहां से कहां तक है? दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच। इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको बनेंगे। सारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आ जाइए फटाफट और जवाब दीजिए। हाल ही में चर्चा में रही इनकोवैक क्या है?
ऑप्शन ए नेजल वैक्सीन, ऑप्शन बी ग्रीवांस रेड्रेसल एप्लीकेशन, ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी नेचुरल सैटेलाइट। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको मिलना चाहिए। ये है नेजल वैक्सीन। कैसी है? नेजल वैक्सीन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है और इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में आपको देखेंगे ऐसे क्वेश्चन। नाक के जरिए दी जाने वाली भारत की बायोटेक की इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन इन्कोवैक की कीमत तय कर दी गई है। भारत सरकार के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी एक डोज की कीमत 800 रुपए होगी। इसके अलावा 5% जीएसटी भी देनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों को एक डोज के लिए 150 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाने की मंजूरी दी गई है। तो लगभग मोटा मोटा ये 1000 रुपए के आसपास पड़ेगी। एक नेजल वैक्सीन है और जिसको किसने बनाया है? भारत के बायोटेक ने बनाया है। इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन है, तो ध्यान रखिएगा। 800 रुपए कीमत है और जीएसटी वगैरह लगा करके 1000 रुपए के आसपास ये पहुंच जाएगी। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? लोकायुक्त देश का पहला राज्य कौन बना है? चित्र देख के तो आपको आइडिया कुछ लग ही गया होगा। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थी उसको ध्यान दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। परीक्षित देख के कुछ आइडिया तो आपको लगा है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन में बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। तो ये किसके खिलाफ है? ये जो है, अगर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी कुछ गड़बड़ी करती है तो उसको भ्रष्टाचार के दायरे में लाएगा। और ये क्या है? इसका नाम है महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। पहली बार ऐसा हुआ है किसी राज्य में, जिसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? कहां के खिलाड़ी ने? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ने। ऑप्शन ए डेविड मिलर, ऑप्शन बी केशव महाराज, ऑप्शन सी फरहान बहरदीन बेहरदीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फरहान बेहरदीन। इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है। अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के एक बड़े खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका की टी20 टीम के पूर्व कप्तान ऑलराउंडर फरहान बेहरदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 39 साल के फरहान बेहरदीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 59 वनडे मैच खेले और साल 2013 में अपना डेब्यू करने वाले बेहरदीन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2018 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। तो इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न बनता है, किसने संन्यास लिया है, तो आपको बनना चाहिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया? सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन सी
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सर विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया है इसने। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय प्रदर्शन और सुंदरता के आधार पर एक नई शहर रैंकिंग प्रणाली के मसौदे नियमों की घोषणा की गई है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का लक्ष्य शहरी स्थानीय सरकारों को उनके संसाधन जुटाने, खर्च करने के प्रदर्शन और वित्तीय प्रशासन प्रणालियों के आधार पर मूल्यांकन और प्रस्तुत करना है। तो ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न बन सकता है। जो तैयारी आप कर रहे हैं ये आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी जगह इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में किस वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक धोखाधड़ी हुई थी? आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा कि सबसे ज्यादा फ्रॉड्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक इन 2017-18 और 2018-19 और 2020-21 और 2022-23। फटाफट जवाब दीजिए सारे विद्यार्थियों। इसको याद कर लीजिए, 2018 से 19 के बीच में, 2018 से 2019 के बीच में हाईएस्ट जो है फ्रॉड की बात आई थी, इसे याद रखिएगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2018-19 में सबसे अधिक धोखाधड़ी की रिपोर्ट की। इसमें 55.4 मामले दर्ज किए गए, 55.4% मामले दर्ज किए गए और 90% पैसा शामिल था। यह मुख्य रूप से एक अपर्याप्त आंतरिक प्रक्रिया, कर्मियों की कमी और परिचालन जोखिमों को दूर करने के लिए अपर्याप्त प्रणालियों के कारण है। इसके रीजन को भी देखा गया है कि इसकी कुछ अपनी इंटरनल मैटर्स हैं और जो स्टाफ है उसकी कमी भी है, साथ ही साथ जो प्रोसेस है उसमें तमाम चीजें, जो सिस्टम होना चाहिए वो सही नहीं है। तो आपको 2018-19 याद रखना है, ये वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कहाँ पर देखी गई है, यहाँ पर आई है 2018-19 में। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, ये आरबीआई की रिपोर्ट में कहा जा रहा है, इसलिए अच्छा प्रश्न बन रहा है। सारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस उद्घाटन किस शहर में किया है? इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी श्रीनगर। सारे विद्यार्थियों, ये जो कार है 3D प्रिंटेड हाउस, ये अहमदाबाद में हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, अहमदाबाद। कैसा है 3D प्रिंटेड हाउस? किसने? इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेशन देखिए इसकी। इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस इवेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया। यह घर ग्रीन जोन मानकों और जोन 3 अर्थक्वेक मानकों के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रदूषण ना हो और साथ ही अर्थक्वेक के समय पर भी हम लोग अपना बचाव कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, अमृत भारत स्टेशन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि अमृत भारत योजना निम्नलिखित अमृत भारत स्टेशन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसका आंसर है ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये योजना है। इसका आंसर याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न बनने की उम्मीद है आने वाले समय में। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना तैयार की गई। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। यह उन स्टेशनों को भी कवर करेगी जहां विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं या किए जा रहे हैं। तो रेल मंत्रालय की योजना है अमृत भारत, इसको याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है और ये आने की उम्मीद भी है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत घरेलू तीर्थ यात्रा या पर्यटन किस सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। घरेलू यात्रा की बात की जा रही है, तीर्थ यात्रा की बात की जा रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए आपका स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि राज्य के अंदर की समस्त घटनाक्रम की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसलिए अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें केंद्र की भी भागीदारी बढ़ने की बात हो रही है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने कहा कि देश में पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार करना ही काफी नहीं है। परिवहन मंत्रालय परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने जीएसटी परिषद की तर्ज पर एक राष्ट्रीय पर्यटन परिषद के निर्माण का सुझाव दिया। यह परिषद सीधे पर्यटन क्षेत्र और इसके हितधारकों के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी की तर्ज पर ही क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक ऐसी परिषद होना चाहिए जो पर्यटन को बढ़ावा दे। बहुत सारे देशों की आप आर्थिक स्थिति देखेंगे, वो पर्यटन पर ही पूरी तरह से आधारित है और उनके जीवन, उनका रहन सहन, उनका सब कुछ पर्यटन पर ही है। तो ऐसे में भारत में भी पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि हम एक ग्लोरियस पास्ट रखते हैं, हमारे पास एक बहुत ही बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी धरोहर है। इसे दुनिया को भी देखना चाहिए, जानना चाहिए। हम कोई आज के पैदा हुए धार्मिक संस्कृति से या सांस्कृतिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है और उस विरासत से हम कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसी उद्देश्य में कहा गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, ऑप्शन ए 2 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 6 जनवरी, ऑप्शन डी 8 जनवरी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को। इसके बारे में आपको ब्रेल के बारे में मैंने बताया था, आपने ध्यान दिया होगा चीजों को। परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। फ्रांस में रहने वाले लुइस ब्रेल दृष्टिहीन होते हुए भी दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने योग्य बनाया। देखिए, खुद इन्होंने क्या किया है, दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि होती है, आप जानते हो, जिसके माध्यम से दृष्टिहीन लोग पढ़ लिख सकते हैं। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में दृष्टिहीनों के लिए एक अलग लिपि का विकास किया, जिसे ब्रेल लिपि का नाम दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि जो ब्लाइंड है वो किस लिपि के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो उसका आंसर होगा ब्रेल लिपि। तो याद रखिएगा। और किसने बनाया है? लुइस ब्रेल ने बनाया है। और ये उनकी याद में 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है ब्रेल दिवस। प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन पर आ जाए। आज 20 क्वेश्चन की श्रृंखला है। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्या देवी नगर करने के लिए जिला प्रशासन से एक प्रस्ताव मांगा है? किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कहा है? अहिल्याबाई नगर। ऑप्शन ए
महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गोवा। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अहिल्या देवी के बारे में आप जानते हैं, शिवभक्त थी, और ये आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्या देवी नगर करने के लिए जिला प्रशासन से एक प्रस्ताव मांगा है। महाराष्ट्र विधानसभा ने अगस्त में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचना को यह गृह मंत्रालय को भेजा गया जाता है। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये ध्यान रखना है, अहमदनगर का नाम क्या करना है, अहिल्या देवी नगर की बात हो रही है। और संभाजी, छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, औरंगाबाद का नाम संभाजी, छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम परिवर्तन हो रहे हैं, और नाम परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारी पुरानी विरासत और हमारी संस्कृति को लेकर के है। तो वो सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इसमें परिवर्तन करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल की प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल को लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिए, अभी अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपसे चर्चा की थी, आप फटाक से जवाब दीजिए। सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल को लॉन्च किया, किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने, एस जयशंकर ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। तो चित्र में आपके सामने साफ साफ प्रकट हो रहे हैं। इसका आंसर है सी, अमित शाह ने। प्रहरी ऐप बीएसएफ के लिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल की प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल को लॉन्च किया। सीमा सुरक्षा बल की प्रहरी ऐप सक्रिय शासन का उदाहरण है। इसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जवान निजी एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान, अवकाश से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रहरी ऐप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके माध्यम से वो सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है एक अच्छे प्रशासन को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। आईसीसी मेंस T21 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया? अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह, ऑप्शन डी ईशान किशन। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको जानकारी होना चाहिए, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका आंसर है बी, सूर्य कुमार यादव। इनका नाम याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो वो है सूर्य कुमार यादव। आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और इंग्लैंड के सैम कर्न को भी नामित किया गया है। इसके लिए वोटिंग जनवरी में कराई जाएगी। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा किन किन लोगों को है, भारत से किसे किया गया, अन्य देशों से भी किसे किया गया, ये भी याद रखना आवश्यक है। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए, ध्यान दीजिएगा बात क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग संबंधित मामलों के लिए केंद्रीय मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में मंजूरी दी गई। किस केंद्रीय मंत्रालय को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो कॉमन सेंस से ही आपका ये आंसर सही हो सकता है, फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग,
ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया। बाद में गेमिंग बाजार वर्तमान में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2027 तक इसके 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस कंडीशन को देखते हुए इसके लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नामित किया गया है। अडानी ग्रुप ने राय दंपत्ति से कितनी फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है? बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है और भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अडानी ग्रुप ने रॉय दंपति से कितने फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है? 10.5%, 16.78%, 27.26% और 32.36%। इसका आंसर है 27.26%। बस ऐसे ही दिमाग में याद रख लीजिए, चर्चा में रहेंगे तो हमेशा याद रहेंगी चीजें। अडानी न केवल भारत बल्कि एशिया के सबसे बड़े आदमी के रूप में उभरे हैं। अडानी समूह ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26% शेयरों की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अडानी इंटरप्राइजेज की ओर से इसकी जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से कहा गया कि कंपनी की परोक्ष सब्सिडरी और एनडीटीवी के प्रवर्तक ग्रुप में शामिल आरआरपीआर ने मीडिया हाउस के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय की 27.26% हिस्सेदारी को परस्पर अंतरण के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है। तो ये संस्थापक हैं एनडीटीवी के, जिनका नाम है प्रणय राय और राधिका राय। इनकी 27.26% जो हिस्सेदारी थी उसका अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। तो इसे याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आने वाले समय में आपको मिलेगा। इसी का रीजन है, आप देख रहे हो कि रवीश कुमार ने छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया, हट गए और अडानी ग्रुप के हाथ में चीजें चली गई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में है? लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8 लेन जुआरी ब्रिज, सेकेंड लॉन्गेस्ट, दूसरा कहां पर है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, परीक्षाओं के लिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न बनेगा परीक्षाओं के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप भी लॉन्च किया। गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए हैं। तो एक ये बड़ा पुल है और इसके संदर्भ में हमने आपको जानकारी दी है। हाल ही में सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर कितने प्रतिशत ब्याज दरों की बढ़ोतरी की घोषणा की है? सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर कितने प्रतिशत ब्याज दरों की बढ़ोतरी की घोषणा की है? 1.1%, 2.5%, 3.7%, 5.1%। इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों 1.1%। याद रखिएगा 1.1%। सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनमें पोस्ट ऑफिस सावधि जमा, एनएससी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के तहत इन जमा योजनाओं की ब्याज दर
1.1% बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब 2 प्रश्न और आपके सामने आने वाले हैं, फटाफट उनका भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एजुकेटर। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। फटाफट जवाब दे दीजिए मेरे भाइयों। इसका आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। फातिमा शेख इनका नाम याद रखिएगा, फातिमा शेख पहली महिला शिक्षिका, एजुकेटर। कौन सी? मुस्लिम। शब्द इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षिकाओं में से एक थी। उन्होंने प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति जोजीराव फुले और सावित्री बाई को आश्रय देने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। एक महान समाज सुधारक और शिक्षिका में इनको गिना जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, फातिमा शेख। आंध्र प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 की कक्षा में, ध्यान रखिएगा कि सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने इनका एक पाठ शामिल किया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज? किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? Which institute has been named the secretariat of the G20 Science Working Group? Option A IIT Madras, option B IIT Bombay, option C IIT Delhi, option D IISc Bangalore। फटाफट जवाब दे दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है IISc बैंगलोर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी सचिवालय के रूप में मान्यता मिली है? IISc बेंगलुरु संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान को G20 समूह विज्ञान 20 के लिए सचिवालय के रूप में नियुक्त किया गया। 2023 G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2023 में S2O की थीम अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान है। तो ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, तो याद रखना है किस संस्थान को कहा गया है। सारे विद्यार्थियों, एक एक करके बहुत सारी घटनाक्रम पर हम लोग चर्चा करते हैं और उन्हें हम चाहते हैं कि आप जरूर कलेक्ट करें, जरूर उन्हें मन मस्तिष्क में रखें, दिमाग में रखें, ताकि चीजें और बेहतर से बेहतर हो सके। अब आगामी वर्ष में बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने आने जा रही हैं और उस वैकेंसीज में आपको सफल होना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, ताकि आप जीवन पथ पर आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, आपके माता पिता, परिवार, समाज, गांव, क्षेत्र जहां से आप जुड़े हैं, दोस्त, उन सब की सफलता होती है और आपकी सफलता से बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो इस तैयारी के दौरान ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए, मेहनत करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ जाएं, ताकि आप एक उम्मीद बने, आप एक मोटिवेशन बने अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। वर्ष के शुभारंभ पर, वर्ष की पहली मुलाकात पर मैं ईश्वर से यही आपके लिए कामनाएं करता हूं। अपना ख्याल रखिए, सकुशल रहिए। जय हिंद।